जय हिंद दोस्तों। तो हम इस सीरीज़ में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। तो चलिए बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम इंटीग्रेशन पढ़े थे और इंटीग्रेशन का डिफिनीशन देखा था और कुछ क्वेश्चंस बनाया था, और बाय द डिफिनीशन ऑफ इंटीग्रेशन हमने कुछ फार्मूला जनरेट किया था और कुछ वो उसी फार्मूला से हम और भी क्वेश्चन देखा था और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, तो और भी हमारे पास क्वेश्चंस कुछ हैं, उसको देखते हैं और उसके बाद इसका यूज देखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, अगर कोई कांस्टेंट है और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे। हमने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया था तो हमारा 0 आया था। तो उसी प्रकार से अगर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अगर हमको करना हो तो क्या आएगा वो देखते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि x पे पावर 0 यानी 1 ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर सकते हैं, और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कोई है तो उसको बाहर हम कर सकते हैं, और जहाँ पे करने लायक होगा वहीं पे हम करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई sin 2x है और ये dx है और इसमें ऐसा बाहर निकाल दें sin x इंटू dx, एक गलत हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन के इसके साइन के साथ अटैच है, ये ऐसा बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे रहेगा तो निकलेगा sin x है तो ये 2 sin x इंटू, ठीक है, ये वाला लॉन्ग प्रोसेस। तो कांस्टेंट है वो बाहर निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसका जो हो जाएगा हमारा x के पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 कर लेंगे, प्लस एक कांस्टेंट c तो रखना ही है। तो ये 2x हो गया प्लस। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि dx का जो इंटीग्रेशन होगा x + c, dy ऐसा रहे तो y + c, कुछ भी रहे dr तो r +, क्लियर है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। तो ये हो गया कांस्टेंट के लिए। अब है कि हमने जो इंटीग्रेशन देखा जिसका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं कि किससे वो डिफरेंशिएट होकर आया है, तो उसका इंटीग्रेशन करना आसान है, क्योंकि उसका रिवर्स प्रोसेस है। जिसको इंटीग्रेट करेंगे फिर रिवर्स उसी को आ जाएगा। इंटीग्रेशन हर एक फंक्शन का नहीं हो सकता है, जैसे आपको बताया गया था, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो फंक्शन का हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन वो किससे डिफरेंशिएट होकर आया है, तभी हम कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा फंक्शन है जिसको हम बता नहीं सकते हैं कि वो कहाँ से डिफरेंशिएट होकर आया है, तो उसको एक प्रोसेस है, पहले वो कहाँ से डिफरेंशिएट होकर आया है वो हम ड्राइव करते हैं और फर्दर वो उसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। लेकिन ये लंबा प्रोसेस है और हमें फिज़िक्स में उसका ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बस हम उसका फार्मूलाज यूज कर सकते हैं। तो आप फार्मूलाज बहुत है, आप देखेंगे कहीं पे भी तो देख के आप उसको आप याद रख सकते हैं, लेकिन उतना हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम जो पढ़ा रहे हैं उतना से ही आपको काम चल जाएगा। तो ज़्यादा हमें, अगर आपको ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं कहीं से फार्मूलाज, और मैथ जो पढ़ रहे हैं वो तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिंपल बेसिक जो आ गया जिसका डिफरेंशिएशन पता है तो हम निकाल लेंगे, और नहीं है तो सब बाय सब्स्टिट्यूशन हमने देखा था कि अगर सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है तो उससे भी निकल जाएगा। कुछ फंक्शन है जिसको मॉडिफाई करें तो भी उसका इंटीग्रेशन हमको इन द फॉर्म ऑफ फार्मूलाज आ जाएंगे और उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो मॉडिफाई अगर करके निकलता है तो भी निकालेंगे, और अगर कुछ नहीं करके निकल रहा है तो उसका फार्मूलाज अगर याद है तो बस यूज करेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते फिज़िक्स में। आप मैथ का विद्यार्थी हैं तो आप मैथ में उसको ज़रूरत है, आप करिएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ से जैसे देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, sin² x dx है।
ठीक है। ये किसका डिफ्रेंशिएशन है ये पता नहीं है, पता होता तो हम डायरेक्ट उसका वैल्यू लिख देते, जिसका है वो वैल्यू हो जाता, लेकिन ये पता नहीं है। तो देखते हैं इसको मॉडिफाई करने से क्या हमको कुछ आइडिया मिलेगा इसको इंटीग्रेट करने का। तो हम ये देखते हैं। तो हम जानते हैं फॉर्मूला cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर आप नहीं जानते हैं तो बस ये याद कर लीजिए, क्योंकि ट्रियो का ये फार्मूला है। और अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं तो ये आया होगा। और एक होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1। ठीक है, ये सारा फार्मूला आप याद कर लीजिए अभी फ़िलहाल, और हम इसको आगे हम देखेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। कॉस को हम साइन के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमको साइन को ऐसा वैल्यू लाना है जो इंटीग्रेबल हमको नज़र से हो जाए। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस को यहाँ से तोड़े हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन इधर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये पहले से एक साइन स्क्वायर एक्स है, और ये कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो इसको इधर लाएं, इसको इधर ले जाएं, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स जो हो गया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अभी ये वैल्यू पुट करेंगे, ये हमको लग रहा है कि इंटीग्रेबल है। 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। और देखिए अगर पीछे वाला से नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे का लेक्चर ज़रूर देखिए, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। फ्री एजुकेशन जो हम दे रहे हैं उसका लाभ सभी बच्चों को मिलना चाहिए। ठीक है, ये 2 है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए तो 1/2 बाहर आ गया। 1 माइनस कॉस 2x dx 1/2। इसको दोनों में हम कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस हम कर जानते हैं। ये dx हो गया माइनस कॉस 2x इंटू dx, ब्रैकेट घेर लिए, तोड़े हैं इसको बस, और कुछ नहीं। 1/2 x का क्या होता है, x आ जाएगा dx का, और बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और कॉस का हम साइन जानते हैं, और 2x है तो ये सब्स्टिट्यूशन से हमने देखा था कि जो रहता है उससे भाग हो जाता है, लीनियर रहना चाहिए बस। तो ये साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। कॉस का साइन होता है प्लस में ही होता है, और एक कांस्टेंट प्लस c, तो आपको ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट एक c लेना पड़ेगा। और ये हमारा हो गया, बस हो गया। आप इसको 2 को मल्टीप्लाई करना चाहें तो माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस c आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। अगर हम उसको मॉडिफाई करके इंटीग्रेबल फॉर्म में ले आएँ तो ठीक है। जैसे कॉस का भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कॉस, इसका भी आप कर सकते हैं इसको मॉडिफाई करके। ठीक है, तो ये सब आप बना के देखिएगा मॉडिफाई। इसका फार्मूलाज आपको पता है तो कर सकते हैं। तो ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लगभग हमारा ख़त्म हो चुका। अब हम डिफिनिट इंटीग्रेशन देखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाइए, और नहीं बने तो आप हमारे पास भेज सकते हैं। अब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लिया, इसमें कांस्टेंट आता था प्लस c। अब डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है ये देखिए। इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन बाय लिमिट, विथ लिमिट कहें, बाय नहीं।
ठीक है। तो हमने जो अभी पढ़ा इंडेफिनिट, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इंटीग्रेशन x के माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक इंटीग्रेट हुआ है, जैसे साइन x इंटू डी एक्स। तो यहाँ जो लिमिट है x का वैल्यूज जो है माइनस इन्फिनिटिव से कहीं तक भी प्लस इन्फिनिटिव तक हमने किया, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं था। यहाँ पे बाउंडेशन है, जो इंटीग्रेशन होगा एक फिक्स इंटरवल के लिए होगा और वो इंटरवल दे रखा होगा लोअर लिमिट एंड अपर, कहाँ से कहाँ तक जाना है। जैसे ये फंक्शन, ये ग्राफ में समझिए, ये एक्स ग्राफ, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स के इस वैल्यू से लेकर के इस वैल्यू तक इंटीग्रेट करना है। तो वो क्या आएगा नहीं आएगा हम देखते हैं, लिमिट डाल के चेक कर। डिफरेंशिएशन तो इंटीग्रेशन तो जैसे कर रहे थे एज इट इज़ करेंगे, बस इसमें लिमिट डाल देंगे। जैसे ये यहाँ पे हम फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, कोई भी फंक्शन यहाँ हो सकता है, और लोअर लिमिट यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, ये अपर लिमिट, ठीक ना। और ये जो हो गया हमारा, इसका इंटीग्रेशन करके कुछ आएगा वैल्यू आएगा, और वो उसको हम एफ डैश फंक्शन जो आएगा एफ डैश हम मान लेते हैं, क्योंकि एफ ही तो नहीं रहेगा, साइन है तो देखते हैं कि कॉस आ जाता है, यानी फंक्शन चेंज होता है, तो दूसरा ये फंक्शन है एफ डैश मान लेते हैं। और आने के रिजल्ट आने के बाद आफ्टर इंटीग्रेशन का जो बाद रिजल्ट आया, उसमें लिमिट ये बॉक्स बना के ऐसे, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। अब ये देखिए, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे वैल्यू में या फंक्शन में, तो एफ डैश बी रखेंगे, फिर माइनस चिन्ह का उपयोग यूज करेंगे, माइनस लिखेंगे, और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे फंक्शन में। ये हो गया इसका रिजल्ट, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए वैल्यू देगा, ठीक है। फंक्शन में पुट करेंगे तो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए ये एक वैल्यू देगा। जैसे क्वेश्चन से समझिए, हमारे पास है एक्स स्क्वायर डी एक्स और लिमिट दिए हुए है कि 0 से 2 के बीच, इसको 0 से 2 के बीच ही इंटीग्रेट करिए। यहाँ पे c का कोई ऐसा चर्चा नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि लिमिट रहेगा तो एक वैल्यू आएगा, तो c के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, हमने देखा था एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x3/3, नियम सारा पहले एज इट इज़, बस सिर्फ लिमिट पुट करना है। तो लिमिट यहाँ से 0 से 2 तक है। अब इसको बस वैल्यूज पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फंक्शन में अपर लिमिट पुट करेंगे और माइनस लोअर, तो ये फंक्शन आ गया आफ्टर इंटीग्रेशन। और इस फंक्शन में हम क्या करेंगे कि लोअर लिमिट पहले अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, तो 2 का क्यूब माइनस 3 माइनस कर देंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, और ये 0 पे पावर 3/3, तो यहाँ से हो गया 8 बटा, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से लिमिट पुट कर करके डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। एक पर्टिकुलर वैल्यू आता है एक पर्टिकुलर बाउंडेशन में, ठीक है। तो फिजिक्स में भी इसका इस्तेमाल होगा और देखिएगा वहाँ पे। और इस तरीके का आप फाइनाइट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जितना पढ़े हैं उसी सब में बस एक लिमिट पुट कर देंगे तो वो डिफिनिट हो जाएगा। आप सोल्व कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन को साइन एक्स डी एक्स, और लिमिट दे दिया 0 से 90 डिग्री। साइनोसॉइडल फंक्शन में डिग्री होंगे इसका वैल्यू से निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका हम जानते हैं साइन का cos x, और लिमिट 0 से 19 आफ्टर इंटीग्रेशन ये फंक्शन आया। अब इस फंक्शन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। पहले तो इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू जो फंक्शन आया वो निकालना ही है, और उसके बाद अपना लिमिट पुट कर देना। यहाँ पे c सिर्फ नहीं लिखना है, ठीक है। देयर इज़ नो प्लेस ऑफ c इन डेफिनिट इंटीग्रेशन, क्लियर है। तो आइए
पहले 90 डिग्री का हम अपर लिमिट का यानी cos 19 माइनस क्या हो गया cos 0 और साइन का माइनस होता है ना, बस माइनस वाला थोड़ा बहुत एरर अगर ऐसा हो जाए तो समझिएगा कि मिस्टेक है, ऐसा नहीं कि वो नहीं आता है, ऐसा कोई नहीं है, ये थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है पढ़ाने वक्त में। माइनस को आप बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इस फंक्शन में अपर लिमिट पुट किया और लोअर लिमिट, और ये माइनस cos 90 का वैल्यू 0 होता है और ये cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये माइनस गुना -1 यानी कि +1 आ गया। तो इस तरीके से हम लिमिट का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है और आपको फंक्शन मिलेगा ऐसा, जैसे हो गया x + e⁻x dx, इंटीग्रेट करिए इसको 0 से 1 के बीच, लिमिट कुछ भी हो सकता है 0 से 10, 0 से जो भी दिया हो रहा है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे ये इसका इंटीग्रेशन पहले हम इस फंक्शन का करेंगे x + e का, तो अब अलग अलग करके नहीं करेंगे, x का हो जाएगा x² एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, और ये 0 से 1 के बीच। तो फंक्शन आफ्टर इंटीग्रेशन ये मिला। अब इसमें हम अपर लिमिट 1 है, 1 पुट करेंगे पहले, तो x में अगर 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस e में 1 पुट करते हैं तो e पे पावर 1 e हो जाएगा। अब माइनस कर लेंगे, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस है तो ब्रैकेट हम कर लेते हैं, 0 पुट करेंगे तो 0/2 हो जाएगा, प्लस e में 0 पुट करेंगे तो e पे 0 का मतलब 1 होता है, और ये हो गया 1/2 प्लस e, और ये हो गया ये 0, और ये हो गया 0 + 1 ऐसे कर सकते हैं, तो ये 1/2 प्लस e, और ये हो गया -1। तो आप इसको और मॉडिफाई कर लीजिएगा, e का वैल्यू होता है 2.7 लगभग, और ये हो जाएगा -½ बच जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, वैरायटी जो क्वेश्चन फंक्शंस रहेंगे और उसको आप सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, आपको इंडेफिनिट हमको पता है, तो बस वैल्यूज अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है और उसका वैल्यू हमको निकल जाएगा, ठीक है। एक और कर देते हैं, साइन या cos 3x, ठीक है, और 0 से 90 डिग्री तक ऐसा कुछ। तो बस क्या करना है, ये इसका होता है cos का साइन होता है और /3 होगा क्योंकि मल्टीप्लाई है 3 से, और बस वैल्यू रख देना है। साइन का क्या हो गया 90 कर दीजिएगा, और साइन कितना हो जाएगा 270, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/3 बाहर कर लीजिए, और ये माइनस लोअर लिमिट x पर 0 पुट करेंगे तो 0। अब 270 का वैल्यू अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम इसको बाद में डिस्कस कर देंगे, ठीक ना। इसका हो जाएगा कितना -1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे साइन 180 प्लस 90 माइनस साइन 90, और ये 1 होता है, तो -1 हो गया, और इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में उसको देख लेंगे, ठीक है। 270 का वैल्यू हम देखें, अभी बस ये याद रखें, ठीक है। इस तरीके से हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन समझ गए होंगे, कोई ख़ास ज़्यादा है नहीं,
इनडेफिनिट आता है तो डेफिनिट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और डेफिनिट में बहुत वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है मैथ में, लेकिन उतना हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमें उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब जो है इसका यूज हम देखेंगे, ठीक है। तो यूज से पहले, ठीक है, यूज ही पहले देख लेते हैं, ठीक है। यूज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यूज ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपने देखा क्या बोलता है कि डिफरेंशिएट करके भी नया एक फिजिकल क्वांटिटी निकलता है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी निकलता है, उसका वैल्यूज निकालने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से द सेम वे आप इंटीग्रेशन उसको रिवर्स करके पहले वाला फंक्शन निकाल सकते हैं। जैसे आप क्या जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो आप पोजीशन निकाल सकते हैं अगर वेलोसिटी किसी का टाइम का फंक्शन है। जैसे टाइम का फंक्शन दे रखा है, फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी दिया हुआ है। जैसे पोजीशन अगर टाइम का फंक्शन दिया हुआ रहे, पोजीशन टाइम का, तो इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का फंक्शन निकाल सकते हैं। और अगर हमको वेलोसिटी ही दिया हुआ रहे फंक्शन टाइम का, पोजीशन नहीं दिया हुआ रहे, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेशन यूज करके पोजीशन का फंक्शन निकाल सकते हैं, है कि नहीं। जैसे डिफरेंशिएशन सपोज करिए कि वेलोसिटी जो है टी स्क्वायर, पहले पोजीशन का हम देख लेते हैं। पोजीशन हमको दिया हुआ था टी स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ था, तो वेलोसिटी का जो फंक्शन आ गया था डी टी स्क्वायर बाई डी टी कर लेते थे, ये होता था, और ये डी टी स्क्वायर बाई डी टी, ये 2t आता था, है ना। तो अब सपोज करो कि भी ही दिया हुआ है 2t ऐसे कुछ, और पोजीशन का फंक्शन नहीं मालूम है, तो उस केस में हम पोजीशन का कुछ भी दिया हुआ है, हम 2t नहीं ले रहे हैं, टी स्क्वायर दिया हुआ, तो इसको हम इंटीग्रेट, रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करके पोजीशन का फंक्शन निकाल सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ से v इंटू डी टी कर लेंगे और ये dx हो जाएगा। तो यहाँ से dx बराबर हमारा v इंटू डी टी, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन पोजीशन निकलेगा, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये मानेंगे कि इनिशियली लिमिट का यूज करेंगे, और यहाँ पे फाइनल पोजीशन x मानेंगे। तो ये जो निकलेगा डेल x निकलेगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे कहेंगे कि x तो निकला लेकिन लिमिट है x इनिशियल इंटू अपर लिमिट x, और ये हो गया वेलोसिटी। जब इनिशियल वेलोसिटी, देखिए इसमें लिमिट देना ज़रूरी होता है, इनिशियल कम से कम आपको देना है, और फाइनल है जो एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम जब 0 था और टाइम जब t है, तब पोजीशन का फंक्शन हम निकालना चाह रहे हैं। एक जनरल केस में जब t है तो फंक्शन, तो v इंटू डी टी आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल जाएगा हमारा, ये जो निकल गया x माइनस एक्स इनिशियल, ये जो वैल्यू है x, ये किसी रेंडम पोजीशन है, लेकिन ये इनिशियली पोजीशन है, ठीक है। ये रेंडम पोजीशन है, पोजीशन का फंक्शन निकलेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर हम कोई भी टाइम पुट करके पोजीशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, 0 टाइम पे पोजीशन 0, एक लोअर लिमिट हमको चाहिए,
अगर आप इसमें फिजिक्स में फंक्शन निकालना चाहते हैं, अगर एक का दिया हुआ है और इंटीग्रेशन करके, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा लोअर लिमिट तो पता नहीं चलेगा कि पोजीशन इनिशियली क्या था। सपोज करो कि इनिशियल पोजीशन 0 था तो यहाँ पे 0 कर लेंगे और फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 हो गया, दोनों का 0 है तो ये x ही रह जाएगा, ठीक है। x माइनस एक्स इनिशियल करने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो ये x माइनस 0 करेंगे तो ये x ही रह जाएगा और ये हो गया हमारा। अब ये वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन दिया हुआ है तो ये t स्क्वायर कर लेंगे इंटू dt, 0 से किसी आर्बिट्ररी टाइम t ही है, ठीक है। और ये t क्यूब बाई 3 हो गया, 0 से t वैल्यू पुट करेंगे तो t क्यूब बाई 3, 0 करेंगे पुट तो 0 आ जाएगा, यानी कि इतना ही रहेगा। तो देखिए x हमारा जो हो गया t क्यूब बाई 3 आ गया, यानी कि पोजीशन है जो फंक्शन आ गया हमारा टाइम का, है ना। हमको दिया हुआ था वेलोसिटी टाइम का फंक्शन, तो आप इंटीग्रेट करके आप ये चीज़ें निकाल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से थोड़ा डिफर करेगा, क्योंकि यहाँ आपको एक लिमिटिंग वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो फिर ये डेल x आएगा और डेल x यानी इनिशियल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, और यहाँ पे टाइम भी आपको एक इनिशियल टाइम होगा जो भी आप उसका वैल्यू पुट करेंगे तभी हमको एक फंक्शन मिलेगा पोजीशन का। या और भी ऐसा क्वेश्चंस होंगे जैसे टाइम सॉरी ऐसा, देखिए एक और देख लेते हैं। एक्सेलरेशन है जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आपको वेलोसिटी में चेंज निकालना है, डी भी बराबर हो जाएगा ए इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर लेंगे बोथ साइड तो यहाँ पे डी भी निकलेगा चेंज इन वेलोसिटी, और ये एक्सेलरेशन का, अगर एक्सेलरेशन अगर फंक्शन है दिया हुआ एक्सेलरेशन टाइम का तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, या इसको कह सकते हैं v फाइनल या v फॉर ए फंक्शन और माइनस v इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल 0 है तो 0 कर लेंगे तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा v इनिशियल प्लस a इंटू डी टी कर सकते हैं, 0 से t इसको इंटीग्रेट कर लेंगे अगर t का ये दिया हुआ है तो 0 पे v इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल कुछ दिया हुआ है अगर 0 दिया हुआ है तो 0। तो यहाँ पे एक कंडीशन आपको पुट करना पड़ेगा जब आप फिजिकल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो फंक्शन निकालने के लिए वेलोसिटी का या पोजीशन का हम फंक्शन निकालेंगे तो इस तरीके से आपको एक लिमिटिंग वैल्यूज देना। ये आगे हम और डिस्कस करेंगे, बस अभी आप समझिए कि इंटीग्रेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ फिजिकल क्वांटिटी निकालने में, अगर डिफिनिट दिया हुआ है, डिफिनिट वैल्यूज निकालना है तो दोनों साइड में लिमिट पुट करेंगे और आराम से निकल जाएगा। अब अगला है जो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लिए भी लिमिट यूज होता है, वही है फिजिकल डिफरेंशियल इक्वेशन को फिजिक्स में ही सोल्व करेंगे। जैसे ऐसे दिया हुआ है डी, ऐसा कुछ डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी एक्स टू फाइंड द फंक्शन, ठीक है। फाइंड बाई इन दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में आपको बाई का फंक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये डिफरेंशियल फॉर्म में है तो डिफरेंशियल फॉर्म से इंटीग्रल फॉर्म में इंटीग्रेट करके इसको हम फंक्शन फॉर्म में ला सकते हैं। तो बोथ साइड हम डिफरेंशिएट कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे और ये हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बाई हो जाएगा क्योंकि आपको बताए हैं। अब जब तक लिमिट ये कुछ चर्चा नहीं फिजिक्स है तो तब तक हम ऐसे इसको लिखेंगे, लेकिन यहाँ एक्चुअली में अगर लिमिटिंग फिजिक्स में होगा तो ज़रूर ये करना ही पड़ता है, ठीक है। तो बाई है तो यहाँ अंडरस्टूड 0 मान लेंगे और ये बाई है
ठीक है, तो एक रेंज के लिए कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया एक्स क्यू बाई 3 प्लस 3x, ये कांस्टेंट है बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 सॉरी, ठीक है, प्लस एक सी आप ले लेंगे। ठीक है, अब वही सी जो है अगर लिमिट डालेंगे तो सी से हम सी निकल जाता, लेकिन नहीं है तो बस यही। तो फंक्शन हमारा एक्स क्यू प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कांस्टेंट आएगा। और इस कांस्टेंट को निकालने के लिए कुछ इनिशियल पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे। ठीक है, व्हेन एक्स इक्वल टू 0 देन वाई इज 2 ऐसे करके, तो हम ये सी का वैल्यू वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। दूसरा है फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज निकालने के लिए भी इस्तेमाल होता है, समझ गए, एवरेज वैल्यू के लिए। और वो एवरेज जो वैल्यू है ऐसे निकलता है, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हमको एवरेज निकालना है, तो ये भी मान लेते हैं। तो इसके लिए जो एवरेज वेलोसिटी है ऐसे करेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज निकालना हो, ठीक है, v इंटू जिसका ये फंक्शन होगा, टाइम है तो टाइम, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा dt। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है ये देखना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर ये वेलोसिटी हमको टाइम के रिस्पेक्ट में एवरेज निकालना है, चूँकि वेलोसिटी होता है तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो वो समथिंग वही होगा। अब जैसे फंक्शन दिया हो रहा था, बाई का फंक्शन ऐसा कुछ रहता, तो बाई का एवरेज निकालते एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम करते बाई इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये एवरेज ऑफ बाई निकलता। ठीक है, तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी। अगर टाइम का फंक्शन दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि उसका एवरेज निकालें, ठीक है, एक इंटरवल के लिए, तो आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे विथ टाइम, और टाइम को जितना दूरी है उसको इंटीग्रेट करके डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, अगर कह दें कि v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, बिटवीन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड। ठीक है, 0 से 2 सेकेंड कहेगा तो हम सिंपली ये फार्मूला यूज करेंगे और देखिए कैसे निकल जाएगा। टाइम ये फंक्शन दिया हुआ है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, कहाँ से कहाँ, 0 से 2, लिमिट डाल देंगे 0 से 2, और ये 0 से 2, तो ऊपर कितना आ गया, टी क्यू बाई 3 प्लस टी, लिमिट कितना हो गया 0 से 2, और ये हो गया कितना टी, और ये 0 से 2, तो 2 डालेंगे तो 2 दूना 4 8, 8/3 प्लस 1, 0 डालेंगे तो -1 आएगा, सिर्फ 0 इसमें पुट करिए तो ये 0, लेकिन ये तो 1 रहेगा ही ना, और सॉरी ये टी हो जाएगा ना, गड़बड़ कर रखे, तो यहाँ 2 होगा कांस्टेंट का, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर लिमिट 0 और ये 2 हो जाएगा, 2 - 0 करेंगे इसमें तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, 2 3 दूना 6 और 6 8, कितना हो गया 14/3, नीचे 2 और, तो 7/3 एवरेज आ गया। तो इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, एवरेज अगर टाइम इंटरवल देगा तो ऐसे हम कर सकते हैं, ये फंडा का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए भी इस्तेमाल होता है इंटीग्रेशन, एरिया निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। फिजिक्स में तो एरिया अगर होगा तो कोई फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज ही निकल रहा होगा, एरिया निकाल रहा होगा, तो
या डिस्प्लेसमेंट है, ये सब चेंज निकल रहा होगा कुछ ऐसा, तो वो हम देखेंगे। लेकिन हम एरिया निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे ये फंक्शन है y बराबर, ये हम कह सकते हैं कि ये टू फाइंड द एरिया निकालने के लिए। जैसे फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ से समझिएगा थोड़ा अच्छा से, ये ऐसा ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। तो ये 0 से सपोज करो कि 2 तक एरिया निकालना है, तो एरिया इनक्लोज्ड बाय ग्राफ, ये एरिया, ठीक है। ये एरिया आप ऐसे नहीं निकाल सकते, तो ये इंटीग्रेशन यूज करके आप ये एरिया निकाल सकते हैं। अगर कहे कि फाइंड द एरिया बिटवीन 0 to 2, x इक्वल टू, x 0 से 2 है, यहाँ पे लिख लीजिएगा x इक्वल टू 0 to 2। तो हम क्या करेंगे कि एरिया हमको निकालने के लिए अगर कहेगा तो हम सिंपली y इंटू डी एक्स कर लेंगे, ठीक है। तो y हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एफ एक्स जो भी बोले। अब कहाँ से कहाँ कर रहा है, 0 से 2। ये ध्यान रहे कि इसका आप मॉड रखेंगे, एरिया निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से ये हो गया x³ 3 और ये 0 to 2। अब कंफर्म कर लिए, अगर पॉजिटिव निगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव कर देंगे क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं लेते। और ये कितना हो गया, लिमिट पुट कर देंगे तो 8/2 दूना 4 दूना 8 -0 यानी 8/3 हो गया। तो इस तरीके से इसका जो एरिया हो गया 8/3। ऐसे आप इसका एरिया निकालते रहिए, निकलेगा नहीं। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रहे कि ये जो फंक्शन है, जिस रीजन में हम एरिया निकाल रहे हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि कुछ इंटरवल के लिए y माइनस है, कुछ इंटरवल के लिए y प्लस है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि इंटरवल वाइज निकालते हैं एरिया, ठीक है। प्लस वाला के लिए अलग करेंगे और माइनस वाला के लिए अलग अलग करके एरिया निकालते हैं। अगर फॉर होल प्रोसेस के लिए अगर पॉजिटिव है, जहाँ जिस रीजन में हम जहाँ यहाँ पे निकाल रहे थे, जैसे ये 0 से 2 निकाला, तो यहाँ पे देखिए y कहीं पे भी निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। हर एक जगह पे y है जो पॉजिटिव ऊपर ही है। लेकिन अगर ऐसा कुछ ग्राफ है ये वाला, ठीक है, तो ये ग्राफ ये 0 है, मान के चलो कि इसका ग्राफ है y बराबर x माइनस x जब 0 तो y -1 और y जब 0 तो x +1। ये यहाँ पे x है जो 1 है, 0 y है, यहाँ पे 0 है x, y है जो -1 है, ठीक है। तो देखिए इस रीजन के लिए 0 से लेकर करके 1 रीजन के लिए क्या है, y है जो निगेटिव है। देख नीचे आएगा, जब x 1 तो y 0, x हाफ तो समथिंग y हाफ, ठीक है। तो निगेटिव आ रहा है। तो अगर आपको कहेगा चाहे पूरा होल प्रोसेस निगेटिव ही रहे, पूरा रीजन, या अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो स्टेप वाई में हम निकालेंगे। अब यहाँ पे कहेगा फाइंड एरिया फ्रॉम या बिटवीन x इक्वल टू 0 to 2, 1 से 2 के बीच। तो 1 तक तो y निगेटिव है, फिर ये 2 मान लो कि यहाँ पे 2 है, x है जो यहाँ पे 2 है। तो ये एरिया हो गया, रीजन जो बाउंडेड हुआ ग्राफ से, ये एरिया, ठीक है। तो ये एरिया निकालने के लिए हमको, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो ये प्लस ये कभी 0 नहीं होगा क्योंकि एरिया है ना। अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज करते हैं बिना स्टेप वाई किए हुए, 0 से 2 अगर कर देंगे तो ये देखेंगे कि 0 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x 0 से 2, तो 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4 बटा 2 भी तो होगा ना, बटा 2 माइनस 2, और 0 पुट करेंगे तो लोअर लिमिट, इस पर 0 पुट करेंगे तो 0 है ना, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसको अगर 0 क्यों लिखें, -0 नहीं लिखें,
ये 2 माइनस 2 0 आ गया। तो डायरेक्ट करेंगे तो एरिया 0 आ गया, लेकिन देखिए एरिया इनक्लोज्ड बाई ग्राफ जो है 0 नहीं है, ये प्लस ये। तो इतना को एक स्टेप में, इतना को एक स्टेप में करेंगे तब वो एरिया सही आएगा, क्योंकि वेरिएशन है, प्लस है कुछ के लिए माइनस है। तो इस तरह के रीजन के लिए ऐसे करेंगे, x माइनस 1 dx कहाँ से कहाँ, 0 से 1 के बीच में। चूँकि ये निगेटिव है तो निगेटिव होता नहीं है, मॉड लिख लेंगे, मॉड लगा लेंगे, ठीक है। और फिर प्लस कर लेंगे, फिर हम इसको प्लस कर लेंगे और फिर करेंगे 1 से 2 के बीच में, फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे dx। और अब ये देखिए आराम से हो जाएगा। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये x²/2 तो होगा ही, अभी x 0 से 1 मॉड में लिखेंगे क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता है, और ये x²/2 माइनस ax, और ये हो गया 1 से 2। तो ये हो गया कितना, 1 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1 मॉड, 0 पुट करेंगे ना तो ये 0 ही आएगा। तो हम अपर लिमिट सिर्फ रख रहे हैं, ये लोअर लिमिट 2 दूना 4/2 यानी 2 और माइनस 2। फिर लोअर लिमिट यहाँ पुट करेंगे क्योंकि लोअर लिमिट का इस्तेमाल होगा। 1 पुट करेंगे तो 1/2 और 1 है तो -1। ओके, तो यहाँ से ये हो गया -1/2 और ये प्लस, ये 2 कैंसिल हो गया और ये माइनस रह गया, और हाफ में से 1 माइनस गया तो फिर ये -1/2। तो यहाँ पे मॉड है तो 1/2 और ये माइनस प्लस ही हो गया 1/2, तो ये 1 आया। तो ऐसे भी आप एरिया निकालिएगा तो 1 आएगा। ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, हाफ है, ये ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन ग्राफिकली ये तो सिंपल है इक्वेशन, लेकिन और हमारे पास आएगा ऐसा जटिल फंक्शन जिसका आप सिंपल वे में नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको ये देखना एरिया में ज़रूरी है कि क्या जिस रीजन के लिए हम ग्राफ का एरिया निकाल रहे हैं उस रीजन में ग्राफ टोटली पॉजिटिव है या नहीं, या टोटली निगेटिव है या नहीं। अगर वेरिएशन है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो स्टेप बाय स्टेप जो पॉजिटिव है उसके लिए इंटरवल बाय इंटरवल में हम करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमारा ख़त्म हो चुका है काम भर के लिए। ऐसा नहीं कहेंगे कि इंटीग्रेशन इतना सिंपल नहीं होता है, तो काम जितना हमको फिज़िक्स में है उसके लिए ये ठीक हो गया, समाप्त हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे ग्राफ देखेंगे, जो हम पहले से ही कहते आए हैं, बिना ग्राफ के हमारा फिजिक्स है जो अधूरा सा लगेगा, ठीक है। तो ग्राफ इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कैलकुलस, और ये हम देखेंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी के नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।